हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट जरूर देखना चाहिए। मधु अपने आप को देखने लगी। सफ़ेद चादर से उसका शरीर ढका हुआ था और आधा शरीर उसके उठ जाने पर खुल चुका था और वो अपने आप को इस हालत में देखकर चौंक सी गई। ये मेरी हालत किसने की? मधु ने हड़बड़ी से में कहा। इतना बोलकर वो अपने आप को पूरी तरह से चादर से कवर करती है और अपनी नज़रें इधर उधर करती है। नीचे फर्श पर उसका लहंगा पड़ा हुआ था और यह देखकर उसे कल रात की बात याद आई और उसका दिल मानो थम सा गया। उसे सब याद आ गया कि उसके और मोहित के बीच कल रात को क्या हुआ। और उसे ये भी याद आया कि एक दो बार वो खुद आगे बढ़कर मोहित को किस कर रही थी और उसके ओठों को काट भी रही थी। ये याद करते ही वो अपना चेहरा अपने हाथों से छुपाने लगी। हे भगवान, मैं खुद आगे कैसे बढ़ सकती हूँ। पता नहीं मोहित मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मोहित का ख्याल आते ही वो बिस्तर की दूसरी तरफ देखती है और मोहित को बिस्तर पर ना देखकर खुद से कहने लगी, ये मोहित है कहाँ? मधु ने इधर उधर देखते हुए कहा और बिस्तर पर से उठने लगी। सफ़ेद चादर से अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेने के बाद वो वॉशरूम की तरफ जा रही थी कि उसकी नज़र अचानक मिरर पर जा टिकी और वो वहीं स्थिर खड़ी रह गई। अपने आप को देखकर मधु के बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर लाल निशान कुछ कुछ बन आए थे। उसके ओठ सुर्ख लाल और हल्के सूजे हुए थे और उसकी नेक की बात की जाए तो लब बाइट से भरी हुई थी। मधु का चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया और उसे पहले की इंटमेसी और आज की इंटमेसी में कुछ अंतर साफ साफ दिख रहा था और उसका चेहरा खिल सा गया और अपने आप को मिरर में देखकर कहने लगी। ये मोहित तो शराब की नशे से ज्यादा पूरे होश। इतना बोलकर मधु खामोश हो गई और अपने जीभ को काटने लगी और अपने सर पर चपात मारती है। मैं ये क्या बोल रही हूँ? इतना बोलकर वो बिना देरी के शावर लेने के लिए चली गई। कहने को तो मधु काफी थकी हुई थी, लेकिन मोहित का प्यार पाकर वो अपनी थकान को अनदेखा करती है। मधु तैयार होकर होटल के डाइनिंग एरिया की तरफ आई। दरअसल वो मोहित को काफ़ी देर से ढूंढ रही थी, लेकिन मोहित था कि उसे कहीं दिखा ही नहीं, इसलिए उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें छाई हुई थी। ये मोहित है कहाँ और कहाँ गए? मैंने उन्हें सुबह से ही नहीं देखा। मधु ये बोलते वक्त अपनी नज़रें इधर उधर करती हुई जा रही थी और उसने देखा कि सारे वेटर्स लाइन में खड़े हुए थे और उसके आते ही एक वेटर्स उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है और वो भी मोहित का नाम लेकर कि मोहित ने उन्हें कहा था उसके लिए स्पेशली ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। मोहित का नाम सुनकर मधु शांत हो गई क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि मोहित उसे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं गया। इधर करण अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था क्योंकि उसकी माँ आने वाली थी तो उसे सारे काम पूरी तरह से क्लियर करना था, वरना वो जानता था कि उसकी माँ को अधूरे काम पसंद नहीं। और करण काफ़ी थक भी चुका था। रोशनी करण के फ्लैट में आ गई थी और वो फ्रेश होकर अपना नाइट सूट पहनकर बाहर आई और लिविंग रूम के अंधेरे में लैपटॉप की लाइट की उजाले से करण का चमकता हुआ चेहरा देख रही थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और दीवार के सहारे टिक कर अपने हाथ बांधकर खड़ी हो गई और अकेले अकेले बड़बड़ाने लगी। हाय, कोई इतना क्यूरियस होकर काम कैसे कर सकता है? माथे की उभर आई लकीरें और तनी हुई भौवें और चेहरे के एक्सप्रेशन, उफ, ये करण भी ना कितना अट्रैक्टिव लगता है इस लुक में भी। रोशनी अकेली अकेली बड़बड़ा रही थी। लिविंग रूम में काफ़ी शांति छाई हुई थी, मानो एक सुई भी गिर जाए ना तभी उसकी आवाज़ सुन पाना वाजिब था। इधर करण अपना काम मन लगाकर कर रहा था और उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए उसने एक दो बार इस हो रही आवाज़ को इग्नोर किया, लेकिन आवाज़ बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब करण अपना काम करता है तो उसे शांत वातावरण चाहिए। वो ऑफिस के केबिन में जब काम कर रहा हो तो किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि करण के केबिन में जाकर उसे कोई डिस्टर्ब करे। करण को थोड़ा गुस्सा आने लगा था फुसफुसाने की आवाज़ से और वो सामने की तरफ देखने लगा। सामने रोशनी मैरून कलर का शॉर्ट नाइट सूट पहनकर खड़ी हुई थी और उसकी गोरी टांगें घुटनों तक दिख रही थी।
करण रोशनी को देखकर अपना काम करना ही भूल गया। उसका गला सूखने लगा और उसके चेहरे पर शांत भाव आ गए। इधर रोशनी जब करण की निगाहों को अपनी ओर नजर करते देख तुरंत ही दीवार से हटकर सीधी खड़ी हो गई थी और जब करण ने उसे एक नज़र देख लिया तो वो उसकी ओर हल्की मुस्कान के साथ बढ़ गई। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? रोशनी ने करण के पास आकर बोली। करण जो कि उसे देखकर खोया हुआ था, रोशनी की आवाज़ इतने करीब से सुनकर उसे देखने लगा और खांसते हुए बैठने का इशारा करता है। रोशनी करण को खांसते देख करण के पास बैठ गई और उसकी पीठ को सहलाते हुए चिंता भरे स्वर में कहने लगी, करण आप ठीक तो हैं? ये पानी पीजिए आप। करण ने पानी पिया और रोशनी की तरफ देखकर कहने लगा, मैं ठीक हूँ, आपकी शायद तबीयत ठीक नहीं है। रोशनी ने करण के चेहरे की तरफ देखकर बोली। करण उसकी बात पर मुस्कुराया और कहने लगा, नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने काफ़ी देर से पानी नहीं पिया था, इसलिए शायद खांसने लगे है ना? रोशनी ने करण को बीच में टोकते हुए और घूरते हुए बोली और इस बात पर करण ने कुछ कहा नहीं। जैसे रोशनी थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोलने लगी, करण आप काम करने में इतना बिजी हो गए कि पानी तक नहीं पिए। माना कि काम करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन सेहत का ख्याल रखना भी तो इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो बीमार पड़ेंगे और अगर बीमार पड़ेंगे तो 2-4 दिन तो वैसे ही निकल जाएंगे बिना काम किए। रोशनी ये सब करण को इसलिए बोल रही थी क्योंकि वो जब से आई थी तब से उसने करण को नोटिस किया था। करण ज़्यादा वक्त काम में बिजी रहकर बिताया करता था और 2-4 बार तो रोशनी ने करण को पूरी रात लैपटॉप के सामने देखा था और आज सिर्फ करण की खांसी सुनकर उसका दिल बेचैन हो गया क्योंकि वो करण को एक खरोच भी आए वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी क्योंकि वो करण से बेइंतहा प्यार करती है। तो जाहिर सी बात थी उसका करण की इतनी फिक्र करना। करण एक ऐसा इंसान था जो कि सिर्फ अपनी माँ की गुस्से भरी बात सुनता था। उसकी माँ के अलावा किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो करण से इस तरह से बात करे और उसे बीच में टोके क्योंकि करण को किसी का बीच में उसके सामने बोलना गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। लेकिन उसे रोशनी का इस कदर डांटना उसे काफ़ी भा रहा था। करण को रोशनी की बात में उसके लिए फिक्र साफ झलक रही थी और वो अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए रोशनी से कहने लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक नहीं हैं। रोशनी ने करण का लैपटॉप बंद करते हुए बोली और वो उठते हुए करण का हाथ पकड़ती है उठाने की कोशिश करने लगी। चलिए आप अपने कमरे में जाएं और सो जाएं। आप आज कोई काम नहीं करेंगे। रोशनी मुझे आज कुछ ज़रूरी काम करना है और वो बस काम हो गया, बस थोड़ा वक्त लगेगा। करण ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। लेकिन रोशनी आज जिद पर आ गई थी और कहने लगी, नहीं मैंने बोला ना कि आप काम नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। करण ये सुनकर अपना हाथ एक झटके के साथ खींचता है जिससे रोशनी उसकी ओर ही गिरने लगी क्योंकि उसने करण का हाथ काफ़ी मजबूती से पकड़ा था और करण के इस कदर खींचे जाने से उसकी गोद में जाकर गिरी और करण ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर उसे नीचे गिरने से बचाया। इधर मधु ने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद वो रिसोर्ट के रूम में आई और कमरे में मोहित था। मोहित की पीठ मधु की तरफ थी और मोहित फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और वो खिड़की से बाहर की तरफ झांक रहा था। ठीक है मैं शाम तक आता हूँ, तब तक तुम उसकी अच्छी खातिरदारी करना। मोहित इतना बोला था कि उसे कमरे में किसी के आने की आहट हुई और वो अच्छे से समझ गया था कि यह हो ना हो मधु है। मोहित अपना फ़ोन जेब की पॉकेट में रखकर मधु की तरफ मुड़ गया और अपनी गहरी आंखों से उसे देखने लगा। मधु का हाल मोहित को कमरे में देखकर ही बुरा हो गया था और उसके शरीर में झुरझुरी होने लगी थी और वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी क्योंकि उसे मोहित को देखकर कल रात की बातें याद आने लगी और मोहित मधु को देखकर उसकी तरफ बढ़ गया और अपने आप को बाहर से शांत दिखाने को कोशिश कर रहा था जबकि अंदर से वो भी असहज होने लगा था और वो बाहर से शांत इसलिए था ताकि मधु उसकी फीलिंग्स को पढ़ ना पाए कि वो उसके लिए क्या फील करता है। तुमने ब्रेकफास्ट किया? मोहित ने शांत भाव से बोला। मधु ने तो अपनी नज़रें पहले से ही नीचे कर ली थी और मोहित के सवाल पर हल्के से अपना सर हाँ में हिलाती है और फिर मोहित अपनी घड़ी की तरफ देखकर कहने लगा, तुम तैयार हो? हमें घर जाना होगा। मधु, हाँ मैं तैयार हूँ। इतना सुनकर मोहित ने अपने कदम आगे बढ़ाए
और मधु मोहित को नॉर्मल बिहेव करते देख समझ नहीं पाई कि मोहित क्यों नॉर्मल बिहेव कर रहा है। और मोहित को बाहर जाते देख उसने मोहित को रोकते हुए बोली, मुझे आपसे बात करनी थी। मोहित मधु की तरफ मुड़ गया और उसकी तरफ आते हुए पूछने लगा, कहो तुम्हें क्या बात करनी है। मधु अपने हाथ मलने लगती है और अपने दांतों से हल्के से अपने ओठों को काटती है, मानो वो कुछ बोलने के लिए अपने आप को तैयार कर रही हो। मैं आपसे वो कल रात को जो कुछ भी हमारे बीच हुआ। मधु इतना बोलकर खामोश हो गई और हमारे बीच ये सुनकर मोहित काफी असहज होने लगा था और मधु को धीमी गति में बोलते देख अपनी फीलिंग्स को छुपाने के लिए झूठ बोलने लगा। कल तुम ठंड से कांप रही थी और तुम्हें गर्माहट की जरूरत थी, इसलिए मोहित इतना बोलकर खामोश हो गया। और मधु जो कि अंदर ही अंदर खुश थी और मोहित की बात सुनकर उदास हो गई, क्योंकि मोहित ने दोनों की इंटिमेसी को ठंड का नाम दिया था, जबकि वो खुद आगे बढ़कर उसके करीब आया था। और मोहित इतना बोलकर खामोश जरूर हो गया, लेकिन उसे अपनी गलती का भी एहसास जल्दी हुआ कि शायद उसने सही नहीं कहा। इसलिए वो अपनी बात को संभालते हुए कहने लगा, हम दोनों चाहते हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, तो तुम ये समझ लो कि वो हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए था। मधु मोहित की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगी और मोहित अपने चेहरे के भाव काफी शांत बनाए हुए था। इस बार मधु को मोहित की बात ठीक लगी। चलो उसने उसकी इंटिमेसी को एक दूसरे के रिश्ते का नाम दिया, उसके लिए यही काफी था, वरना पहले बोले हुए शब्द उसे सुई की तरह चुभ रहे थे। और मोहित मधु को खामोश देखकर उसे लगने लगा कि शायद क्या कल रात को जो हुआ उसकी मर्जी नहीं थी। ये बात अपने दिमाग में चलते ही मोहित के माथे की लकीरें दिखने लगी और वो मधु की तरफ देखकर बिना झिझक के पूछने लगा, क्यों तुम्हें कल रात जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसमें तुम्हारी मर्जी नहीं थी। मधु जो कि मोहित की बात गौर से सुन रही थी और पूरी बात सुन लेने के बाद बिना सोचे समझे कहने लगी, नहीं मैंने ये कब कहा, इनफैक्ट मैं चाहती थी कि हमारे बीच। मधु बोलते वक्त तो इतना बोल गई, लेकिन कुछ शब्द उसकी हलक में ही रह गए और उसे अफसोस हुआ कि वो क्या बोल गई है। और मोहित उसकी आधी अधूरी बात सुन उसे अजीब नजरों से घूरे जा रहा था। और मधु मोहित की तरफ देख उसे एहसास हुआ कि शायद मोहित उसे गलत समझ रहा है, इसलिए वो अपनी बात संभालते हुए बोलने लगी, नहीं मेरा मतलब था कि हम हमारा रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं। मधु अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले मोहित के फ़ोन की रिंग बजने लगी और मोहित शायद किसी के कॉल का वेट कर रहा था, इसलिए उसने अपनी जेब की पॉकेट से फ़ोन निकाला और बात करने के लिए थोड़ी दूर पर चला गया। इधर विनीत और कोमल की नजरें सीलिंग की तरफ थी और कोमल विनीत को देखने लगी। विनीत के चेहरे के भाव काफ़ी शांत थे और सुकूनदायक। यह देखकर कोमल के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान आ गई और वो अपनी नज़र फिर से सीलिंग की तरफ करती है कहने लगी, शायद इस वक्त मैं वीर की बाहों में सो रही होती और उस वक्त मैं कैसा फील करती। विनीत जो कि सीलिंग की तरफ देखकर उसके और कोमल की आने वाली लाइफ के बारे में सोच रहा था और कोमल की ये बात सुनकर वो काफ़ी गुस्से में आ गया और गुस्से में उसकी तरफ देखकर कहने लगा, तुम्हें जानना है कि तुम तब कैसा फील करती। कोमल विनीत की तरफ देखने लगी और वो उसका चेहरा देखकर समझ गई थी कि विनीत काफ़ी गुस्से में है। कोमल यही तो चाहती थी कि विनीत गुस्से में हो और वो अपनी हंसी छुपाते हुए कहने लगी, नहीं मुझे नहीं फील करना, क्योंकि फील करने के लिए मुझे वीर के पास जाना होगा। ओ अच्छा, तुम्हें वीर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। विनीत और कोमल अभी भी एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। विनीत ने कोमल को कसकर जकड़ा हुआ था। मैं तुम्हें फील कराता हूँ, विनीत ने कड़क आवाज़ में कहा और उसके ऊपर आ गया। कोमल विनीत को अपने ऊपर से उठाने की कोशिश करती है और हंसते हुए कहने लगी, नहीं मैं तो मजाक कर रही थी विनीत, आज छोड़ो मुझे। कोमल की हंसी और चीख की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी और विनीत उसे परेशान कर रहा था, या यूँ कहे कि उसे सजा दे रहा था। बार बार वीर का नाम लेने पर मधु कार में बैठी हुई थी और अपने ही सोच में डूबी। इतना सोचकर मधु अचानक से मोहित की तरफ देखती है। मोहित मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मोहित मधु की बात सुनकर अपनी कार साइड कर रोक देता है और पूछने लगा, क्या हुआ, तुम इतनी हड़बड़ाई क्यों हो। वो कल रात को पुल में मैं गिरी नहीं थी, मुझे धक। मधु पूरी बात बोलने से पहले खामोश हो गई। उसने अपनी बात बीच में ही छोड़ देती है।
नहीं, मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि कल रात को जिसने मुझे स्विमिंग पूल में धक्का दिया वो वीर ही हो। मधु ने पानी में परछाई देखी थी जिसे वो पूरी तरह से श्योर नहीं थी कि वो वीर ही होगा। और मोहित मधु को खामोश देखकर पूछने लगा, क्या हुआ मधु, तुम कुछ बोल रही थी? मधु अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहती है, कुछ नहीं। मोहित को मधु का बिहेवियर अजीब तो लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और अपनी कार चलाने लगा। रात का समय, रात काफी अंधेरी थी और एक पीपल के पेड़ के नीचे किसी शख्स को उल्टा लटकाया हुआ था। उस शख्स का शरीर पूरा पसीने से तरबतर था और उस शख्स के माथे से खून भी टपक रहा था। इस शख्स को देखकर ऐसा लग रहा था किसी ने उसे बेरहमी से मारा हो, बिना रहम दिखाए। पीपल के पेड़ के नीचे टंगा हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि वीर था। वीर की हालत काफी गंभीर हो गई थी और उसने अपना शरीर पूरा ढीला छोड़ दिया था और इसकी हालत खराब किसी और ने नहीं बल्कि मोहित ने की थी। दरअसल बात ये थी कि मोहित कल रात को सोया नहीं था क्योंकि उसे सच जानना था कि मधु सच में पुल में खुद से गिरी थी या फिर किसी के गिराने पर। इसलिए मोहित मधु के सो जाने के बाद उठ गया था और उसके माथे को चूमकर शावर लेकर मैनेजर के पास गया था और उसने पूरी वीडियो देखी जो कि पुल की तरफ की थी और उसका गुस्सा वीडियो देखकर बढ़ता गया। मोहित सबसे ज्यादा तो तब घबरा गया था जब वीर के हाथों में वायर देखा था और एक पल के लिए उसका शरीर कांप उठा। वो तो अच्छा था कि उसने लाइफ में मधु को पानी में गिरी हुई देखी थी। वो बिना टाइम गंवाकर दौड़ता चला आया था मधु को बचाने के लिए, वरना वीर का तो मधु को जान से मारने का प्लान था। इधर करण हॉस्पिटल आया था क्योंकि जब करण को कृति ने बताया कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है तो पहले करण को यकीन नहीं हुआ। इसलिए वो हॉस्पिटल ले जाकर चेकअप कराया तो उसे यकीन हुआ कि सच में कृति के पेट में उसका ही बच्चा है। इसलिए जब से ही हॉस्पिटल में एक प्राइवेट रूम में रखा था क्योंकि करण को अपने बच्चे की फिक्र थी। बस वो चाहता था वो एक बार दुनिया में आ जाए, फिर उसके बाद वो कृति का क्या करेगा वो पहले से ही सोच रखा था। इधर कृति हॉस्पिटल में होने के बाद भी वो आतंक मचा रखी थी। जब ये हद से ज़्यादा हो जाता था तो उसे हॉस्पिटल बुलाया जाता और करण ना चाहते हुए भी उसे हॉस्पिटल आना पड़ता था और आज भी कुछ ऐसे ही था। इसलिए वो आया था और रोशनी को भी साथ आई थी। इसलिए वो रोशनी को कार में ही बैठने का बोलकर अंदर गया था। अंदर काफ़ी वक्त होने पर रोशनी, जो कार में बैठे बैठे बोर हो चुकी थी, फ़ोन करती है और वो अपना फ़ोन रिसीव कर कहने लगा, हाँ बोलो रोशनी। दूसरी तरफ से रोशनी करण से कहने लगी, करण मैं कब से गाड़ी में बैठी हूँ और आप हो कि हॉस्पिटल के अंदर गए हो तो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे। करण के चेहरे पर उसकी शिकायत सुनकर ठंडे भाव हो गए। अब वो कहने लगा, थोड़ा और वेट कर लो, मैं आ रहा हूँ। इतना बोलकर करण ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और यही रोशनी करण का कार में कब से वेट कर रही थी। और रोशनी अपना फ़ोन पीछे की सीट पर फेंक दिया और अपने हाथ बांध कर शिकायत करने लगी, ये करण घर से मुझे ये कहकर लेकर आए कि चलो हम बाहर डिनर करके आते हैं और यहाँ उन्होंने रात के 11 बजा दिए। इतने में ही करण ने अपनी साइड का दरवाज़ा खोला और कार में बैठते हुए कहने लगा, क्या अकेले अकेले बड़बड़ा रही हो तुम? रोशनी पहले तो करण की बात का जवाब देने के लिए अपने ओठ हिलाए, लेकिन अगले ही पल उसने अपने ओठ को दबा लिया और अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेती है। और करण, जो कि अपनी गाड़ी चलाने वाला था, ये देखकर उससे पूछने लगा, अब तुम्हें क्या हुआ? मुझे आपसे बात नहीं करनी। रोशनी बिना करण की तरफ देखे बोली और करण उससे ना समझे में पूछने लगा, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं, आप तो द करण सक्सेना ने, आपसे क्या गलती हो सकती है? रोशनी ने अपने हाथों से इशारा करते हुए बोल रही थी और करण उसकी बात अभी भी समझ नहीं पा रहा था और वो कहने लगा, अगर तुम कहोगी नहीं कि मुझसे क्या गलती हुई है तो मुझे कैसे पता चलेगा? करण, आप कब से मुझे यहाँ अकेला बैठा कर गए थे और तो और आपने मुझे गाड़ी से बाहर जाने से भी रोक दिया। रोशनी ने रोनी सी शक्ल बनाकर बोल रही थी और करण उसे अचंभित होकर देख रहा था। उसे कहने लगा, मतलब तुमने वैसे ही किया जैसे मैंने कहा था, और नहीं तो क्या? रोशनी ने चिल्लाकर कहा और करण अपनी कार चलाते हुए कहने लगा, वैसे मैंने सिर्फ ऐसे ही कहा था और तुम सच मानकर यहाँ से हिली तक नहीं। हाँ, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ।
रोशनी ने धीमी आवाज में बोली और करण को निहारने लगी। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? करण ने एक नज़र उसकी तरफ देखकर बोला और रोशनी हड़बड़ी में कहने लगी, आप ज़्यादा बात किए बिना गाड़ी चलाएं, मुझे बहुत भूख लगी है। ओके, थोड़ा और वेट कर लो, तुम्हें खाना मिलेगा, डोंट वरी। रोशनी ये सुनकर मुस्कुराई। वो खुश थी कि करण के साथ बाहर डिनर करने के लिए आई। वैसे तुम डिनर करने के लिए कहाँ जाना पसंद करोगी? करण ने कहा और रोशनी करण की तरफ देखकर कहने लगी, आपने मुझे कहा, तुम्हें हमारे अलावा और कोई दिख रहा है कार में? करण ने चिढ़ते हुए कहा और रोशनी सोचने लगी कि उसे कौन से होटल में डिनर करने जाना है। वो कुछ याद कर खुश हो गई और करण की तरफ देखकर कहने लगी, वैसे मैं जहाँ कहूँ आप जाएंगे ना? करण, हाँ क्यों नहीं, तुम बताओ तुम्हें कहाँ डिनर करना है? आप जल्दी मुझे किसी होटल में ले चलिए, मुझे बहुत भूख लगी है। रोशनी के पास कोई ऑप्शन नहीं था होटल में डिनर करने जाने के अलावा, वरना उसका पूरा मन था हलवा पूरी खाने का, क्योंकि रात बहुत हो गई थी। अगली सुबह मोहित आराम से अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और मधु अपने हाथों से उसके चेहरे पर कुछ कर रही थी और मोहित नींद में ही अपने हाथ आगे बढ़ाकर अपने चेहरे से मधु का हाथ हटाने लगा और मधु उसके इस तरह करने से हल्के से थोड़ी दूर हो जाया करती और मधु के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान भी बरकरार थी। मधु के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी जो कि ये बयां कर रही कि वो बहुत खुश है और मोहित के चेहरे पर कुछ लगा रही थी और मधु की जीभ बार बार बाहर आ रही थी। मोहित को अपने चेहरे पर मधु के हाथ महसूस हो रहे थे और वो बार बार अपनी बिना आंखें खोले उसे हटाने की कोशिश कर रहा था और मधु पीछे हो जाया करती ताकि वो मोहित के हाथ से अपने हाथ टच ना हो जाए। और आखिरी बार वो मोहित के चेहरे की तरफ अपने हाथ ले गई और वो जैसे ही उसके चेहरे पर हाथ टच कर पाती वैसे ही मोहित ने उसकी कलाई पकड़ ली। दरअसल बात ये थी कि मोहित सोने का नाटक कर रहा था। वो सोया नहीं था, वो तो मधु के हाथ के टच को महसूस कर उठ गया था, बस वो सोने का नाटक कर रहा था। मधु मोहित के हाथ पकड़ने से हड़बड़ा गई और उसे भी डर लगने लगा था और मोहित अपनी आंखें खोल मधु की तरफ देखने लगा और अपनी भौहें ऊपर करते हुए उसे इशारों ही इशारों में पूछने लगा कि तुम क्या कर रही हो, वो भी मेरे इतने करीब। मधु मोहित का इशारा समझते ही अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए हकलाई आवाज में कहने लगी, मैं कुछ नहीं कर रही थी, वो आपके चेहरे पर एक मक्खी मंडरा रही थी, उसे मैं अपने हाथों से उड़ा रही थी। सच में मधु, हमारे कमरे में उसका आना इतना आसान है? मोहित ने बिना भाव से कहा और मधु ये सुनकर झूठी मुस्कान के साथ अपनी बात संभालते हुए कहने लगी, हाँ है, क्योंकि मैंने गलती से खिड़की खुली हुई रखी थी इसलिए। मोहित उठकर बैठ गया लेकिन उसने अभी तक मधु की कलाई नहीं छोड़ी थी और वो उसे घूरते हुए सपाट लहजे में कहने लगा, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, इसलिए तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। मधु यह सुनकर कुछ कह नहीं पाई और खामोश होकर अपनी नजरें नीचे झुका लेती है, क्योंकि उसे मोहित से और झूठ नहीं बोला जा रहा था। और मोहित सीधा बैठकर मधु की तरफ होने वाला था कि उसकी नज़र सामने ड्रेसिंग टेबल की ओर गई और अचानक नजरें मिरर पर जा टिकी। मोहित के दोनों गालों पर एम लाल रंग से लिखा हुआ था और मोहित के माथे पर मधु का स्पेलिंग भी पूरा नाम लिखा हुआ था। यह देखकर मोहित के माथे की लकीरें बाहर तक दिखने लगी और वो मधु की तरफ देखकर कुछ बोलने वाला था कि मधु के दूसरे हाथों में से जो रंग था उसे मोहित के गाल पर लगाते हुए जोर से कहने लगी, हैप्पी होली। इतना बोलकर मधु हंसने लगी और मोहित से अपना हाथ छुड़ाकर भागने लगी और मोहित एक पल के लिए मधु की शरारत देखकर वहीं स्थिर बैठा रहा। फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। आज से पहले मोहित के साथ कभी किसी ने इस तरह की शरारत नहीं की थी और ना ही मोहित को ऐसी बचकानी हरकत पसंद थी, लेकिन उसे मधु की हरकत पर गुस्सा होने के बजाय उसे अच्छा लग रहा था मधु के इस तरह से घुल मिलकर मजाक करना। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लिया करें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाया करे। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।